जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी क्लास 10 कृतिका चैप्टर सेकेंड जार्ज पंचम की नाक का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके व्याख्या हम लोग पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम जार्ज पंचम की नाक के प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक लगाने के लेकर जो चिंता या बहदवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर, सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बहदवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम मानसिकता को भी दर्शाती है। भारत देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग और शासक अंग्रेजों की चापलूसी और खुशामद करने में विश्वास रखते थे। साथ ही साथ यह स्थिति उनकी कमजोरी, लापरवाही और मूर्खता को भी दर्शाती है। तो सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक लगाने के लेकर चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, यह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर, सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक को लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम मानसिकता को भी दर्शाती है। भारत देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग और शासक अंग्रेजों की चापलूसी और खुशामद करने में विश्वास रखते थे। साथ ही साथ यह स्थिति उनकी कमजोरी, लापरवाही और मूर्खता को भी दर्शाती है। दूसरा प्रश्न हमारा, रानी एलिजाबेथ के दर्जी को परेशान का क्या कारण था? दर्जी के परेशान का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस प्रकार तर्क संगत ठहराएंगे? उत्तर, दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी पाक भारत और नेपाल का दौरा करेंगी तो उस देश के अनुकूल वेश धारण करेंगी, यानी कि जिस देश में जाएंगी उस देश के अनुसार वेश धारण करेंगी। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कौन सी ड्रेस पहनेंगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी, न कोई निर्देश था। उसकी चिंता अवश्य ही विचारणीय थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी। इस तरह से उसकी उचित चिंता उचित ही थी। दोस्तों, दर्जी परेशान इसलिए था कि जो रानी एलिजाबेथ थी वो जिस देश में जाएंगी हो सकता है उस देश में अलग अलग ड्रेस पहनेंगी उस देश के हिसाब से। तो वो सोच रहा था कि पता नहीं कौन से देश में किस तरह के ड्रेस लगेंगे और वो उसे बनाने के बारे में सोच रहा था। तीसरा प्रश्न है हमारा, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उत्तर, नई दिल्ली के काया पलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। तो मतलब जब कोई अधिकारी या कोई भी प्रधानमंत्री हो गए जैसे, या कोई भी आते हैं जैसे किसी देश में, तो किसी भी जिले में या किसी भी स्थान, तो वहाँ पे क्या होता है, ये सब सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी स्थलों को बहुत ही अच्छे प्रकार से सजा देते हैं। ऐसे लगता है कि पता ही नहीं चलता कि पहले क्या रहा होगा इसकी दुर्दशा। तो चौथा प्रश्न हमारा, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधित आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। नंबर का, इस प्रकार की पत्रकारिता में आपके बारे में आपके क्या विचार हैं? नंबर का, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर, नंबर का, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधित आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने के दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है और इस प्रकार की पत्रकारिता में के प्रति मेरे विचार हैं कि इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। पत्रकारिता में ऐसे व्यक्ति के चरित्र को भी महत्व दे दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी खरे नहीं उतरते हैं।
पर चर्चा में बने रहने के कारण असहज कार्य करते हैं जो पत्रों में छा जाते हैं। नंबर ख, चर्चित व्यक्तियों की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। आने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट के समय और धन खर्च करने लगती है। पांचवा प्रश्न हमारा, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार को क्या यत्न किए, मतलब मूर्तिकार को क्या क्या करना पड़ा। उत्तर, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की खानों का दौरा किया, फिर भारत की सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी जाती है। छठवां प्रश्न हमारा, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। उत्तर, पाठ में आई ऐसी व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर चोट करती हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। देश के खैर ख्वाबों की मीटिंग बुलाई गई। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। सातवां प्रश्न हमारा, सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और सबसे पहले आप बुक की स्टोरी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सातवां प्रश्न, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। उत्तर, इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक हैं। जॉर्ज पंचम भारत के विदेशी शासन के प्रतीक हैं। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है और इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बजाय उनकी आराधना में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से भी कहीं अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीचे थी। इससे बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक बचाने में लगे रहे, लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी गई। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। आठवां प्रश्न हमारा, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। उत्तर, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घोलमेल, यहाँ पे घोलमेल होगा, घोलमेल का पत्थरवत बना दिया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों में तालमेल वाक्पटुता से छिपा लिया गया, यानी कि उन्होंने यह छापा कि जो जॉर्ज पंचम की नाक है वो एक प्रकार से देखने में असली जैसे दिखती है, मतलब थी वो असली ही, लेकिन उसको बताया गया कि ओरिजिनल मतलब असली जैसी दिखती है, जिंदा आदमी की नाक जैसे लग रही है। तो लोगों ने ये विश्वास ही नहीं किया कि ये रियल में जिंदा व्यक्ति की नाक है। नौवां प्रश्न हमारा,
अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? उत्तर, अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी ही कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है, और बस जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। बस इतना ही उन्होंने छापा। 10वां प्रश्न हमारा, नई दिल्ली में सब था डैश सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी। अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिक से मुक्त नहीं हो सका। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे, गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी, यानी कि केवल नाक ही एक कमी थी, केवल आत्मसम्मान बचाने के लिए। 11वां प्रश्न हमारा, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उत्तर, उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, न ही किसी नेता का कोई उद्घाटन किया गया, और न कोई फीता काटा गया, न सार्वजनिक सभा हुई। इसीलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। इसीलिए किसी नेता का ताज़ा चित्र नहीं छप सका। दोस्तों, जब कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पे कोई आयोजन नहीं किया गया, तो मीडिया वाले वहाँ पे अखबार उनके मौन रह गए, यानी कुछ भी उन्होंने वहाँ पे नहीं छाप पाए। अन्य पाठ्येतर प्रश्न, यहाँ से आपके प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। 11 प्रश्न आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और अन्य इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, उनको भी एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा, बस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहला प्रश्न, एलिजाबेथ के भारत आगमन पर इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर हलचल मच गई। उनके इस दौरे पर असर किन किन पर हुआ? उत्तर, रानी एलिजाबेथ के आगमन से इंग्लैंड और भारत दोनों ही जगहों पर हलचल बढ़ गई। उनके इस दौरे से प्रभावित होने वाले में विभिन्न समाचार पत्र, पूरी दिल्ली, एलिजाबेथ का दर्जी, विभिन्न विभागों में के अधिकारी, कर्मचारी और मंत्रीगण विशेष रूप से प्रभावित हुए। अखबारों में रानी एलिजाबेथ, प्रिंस फिलिप, उनके नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों तथा कुत्तों की जीवनी तथा फोटो छपे। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। सरकारी तंत्र दिल्ली की साफ तथा सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता था। वे सड़कों की साफ सफाई, सरकारी इमारतों को साफ कर उनका रंग रोगन कर चमकाने तथा राजमार्ग को चमकाने के लिए परेशान थे। इसके अलावा अन्य तैयारियों के लिए अफसरों तथा मंत्रियों की परेशानी को देखते ही बनती थी, क्योंकि जॉर्ज पंचम की लाट की टूटी नाक जोड़ने का प्रबंध उन्हें जो करना था। दूसरा प्रश्न, मूर्तिकार की उन परेशानियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण उसे ऐसा हैरत अंगेज निर्णय लेना पड़ा। वह निर्णय के क्या था? मतलब उसको एक विशेष निर्णय लेना पड़ा, उसके पीछे क्या कारण था? उत्तर, जॉर्ज पंचम की लाट की टूटी नाक ठीक करने के लिए पहले मूर्तिकार को पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर की खानों में उसी किस्म का पत्थर तलाशता रहा। ऐसा करने में असफल रहने पर उसने देश के विभिन्न भागों, मुंबई, गुजरात, बिहार, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा आदि भागों के शहीद नेताओं की नाक लिया ताकि उनसे कोई नाक काट कर लगा सके। यहाँ भी असफल रहने पर उसने बिहार सचिवालय के सामने शहीद बच्चों के मूर्तियों की नाकों की नाप लिया, पर यह भी असफल रहा। तब उसने ऐसा हैरत अंगेज निर्णय लिया। मूर्तिकार द्वारा लिया गया वह हैरत अंगेज निर्णय यह था कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट ली जाए और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक पर लगा दी जाए। तीसरा प्रश्न,
रानी एलिजाबेथ के भारत दौरे पर समय अखबारों में उनसे सूट के प्रबंध के क्या कारण खबरें छप रही थी। उत्तर, रानी एलिजाबेथ के भारत दौरे के समय भारतीय अखबारों में जो खबरें छप रही थी उनमें ऐसी खबरें अधिक प्रकाशित होती थी जिन्हें उन लंदन के अखबार एक दिन पूर्व ही छाप चुके होते थे। इन खबरों के बीच रानी एलिजाबेथ के सूट की चर्चा भी प्रमुखता के साथ रहती। अखबारों ने प्रकाशित किया कि रानी ने ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, जिस पर करीब 400 पाउंड का खर्च आया है। चौथा प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में भारतीय अधिकारियों, मंत्रियों और कार्यालयी कार्यप्रणाली पर कठोर व्यंग्य किया है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ व्यंग्य प्रधान रचना है। इसमें जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को प्रतिष्ठा बनाकर मंत्रियों एवं सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर करारा व्यंग्य किया गया है। एलिजाबेथ के भारत आगमन पर राजधानी में तहलका मचने, अफसरों और मंत्रियों को परेशान होने की स्थिति देखकर यही लगता है कि जैसे आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हों। देश के सम्मान और सरकारी कर्मचारियों का कुछ लेना देना नहीं होता है। यदि उनकी स्वार्थ पूर्ति हो रही हो तो वे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने में जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं। येन केन प्रकारेण स्वार्थ सिद्ध ही उनका उद्देश्य बनकर रह गया है। पांचवा प्रश्न, जॉर्ज पंचम की लाट की टूटी नाक लगाने के क्रम में पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की जरूरत क्यों आ गई? इस छानबीन का क्या परिणाम रहा? उत्तर, जॉर्ज पंचम की लाट की टूटी नाक लगाने के क्रम में पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की जरूरत इसलिए आ गई क्योंकि इन्हीं फाइलों में प्राचीन वस्तुओं, इमारतों, लाटों तथा महत्वपूर्ण वस्तुओं से संबंधित विस्तृत जानकारी संजोकर रखी जाती है, जिससे समय आने पर इनसे देश के इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। इन फाइलों की खोजबीन इसलिए की जा रही थी जिससे मूर्तिकार लाट के पत्थर का मूल स्थान, लाट कब बनी, वहाँ बनी, किसके द्वारा बनाई गई आदि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उसकी टूटी नाक की मरम्मत कर सके। मतलब वे इसलिए फाइल की छानबीन कर रहे थे कि उनसे कुछ सुराग मिल सके कि जॉर्ज पंचम की जो पत्थर की मूर्ति है कहाँ से लाई गई है और कौन सा पत्थर यूज हुआ है, ताकि नाक लगाने में आसानी हो सके। छठवां प्रश्न हमारा, इस छानबीन का कोई सकारात्मक परिणाम ना निकला क्योंकि फाइलों में ऐसा कुछ ना मिला। भारतीय हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते नजर आते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ से ज्ञात होता है कि सरकारी कार्यालय में बाबू अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते नजर आते हैं। हर कोई इस जिम्मेदारी से बचना चाहता है। मूर्तिकार जब कहता है कि उसे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी, उसके लिए पत्थर कहाँ से लगाया गया, इसका जवाब देने के लिए भारतीय हुक्मरान एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और अंत में निर्णय यह काम एक क्लर्क को सौंप देते हैं। सातवां प्रश्न हमारा, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए पाठ से भारतीय अधिकारियों की किस मानसिकता की झलक मिलती है। उत्तर, जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ से सरकारी तंत्र में अफसरों की मानसिक परतंत्रता की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये अफसरगण मानसिक गुलामी में जीते हुए एलिजाबेथ को खुश करने के लिए बेहद हवास से दिखाई देते हैं। उन्हें राष्ट्र के शहीद देशभक्त नेताओं तथा बच्चों के सम्मान का अध्ययन नहीं रह जाता है और वे लाट पर जिंदा नाक लगाने में तनिक भी आपत्ति नहीं दिखाते हैं। इस असर पर वे देश की मर्यादा और भारतीयों के स्वाभिमान को ताक पर रख देते हैं। आठवां प्रश्न, इंग्लैंड के अखबारों में छपने वाली उन खबरों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। उत्तर, महारानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के समय इंग्लैंड के अखबारों में तरह तरह की खबरें छप रही थी जिससे रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है और उस पर करीब 400 पाउंड खर्चा आया है। रानी एलिजाबेथ के जन्म
प्रिंस फिलिप ने के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों और खानसामों तथा अंगरक्षकों की पूरी जीवनियों के साथ शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की खबरें छप रही थी। ऐसे खबरों के कारण हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। 9वां प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए थे? उत्तर, जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी नाक तक पहुंच जाए। भारत में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी जिन नाकों तक लोगों के हाथ पहुंच गए हैं, उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था। जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए गश्त भी लगाई जा रही थी ताकि नाक बची रहे। 10वां प्रश्न हमारा, रानी के भारत आगमन से पहले ही सरकारी तंत्र के हाथ पैर क्यों फूले जा रहे थे? उत्तर, रानी एलिजाबेथ के भारत आने से पूर्व ही सुरक्षा के कई उपाय करने पर जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई थी। रानी आए और नाक न हो, यह सरकारी तंत्र के लिए परेशानी खड़ी कर देने वाली बात थी। अब रानी के भारत आने तक जॉर्ज पंचम की नाक को कैसे ठीक किया जाए कि रानी को जॉर्ज पंचम की लाट सही सलामत हालत में मिले, इसी चिंता में सरकारी तंत्र के हाथ पैर फूले जा रहे थे। 11वां प्रश्न, मूर्तिकार ने भारतीय हुक्मरानों को किस हालत में देखा? उनकी परेशानी दूर करने के लिए उसे क्या कहा? उत्तर, जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक अवश्य होनी चाहिए। यह तय होते ही मूर्तिकार को दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार ने हुक्मरानों के चेहरे पर अजीब परेशानी देखी, उदास और कुछ बदहवास हालत में थे। यह देख खुद मूर्तिकार दुखी हो गया। उनकी परेशानी दूर करने के लिए मूर्तिकार ने कहा, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होनी चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी तथा इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि 11 11 दूनी 22 यानी कि 22 क्वेश्चन हम इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से कंठस्थ हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए हैं तो सबसे पहले आप एक बार कहानी को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन आंसर को एक बार पूरा देख लीजिए, 2 बार रिवीजन कर लीजिए, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।